डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनंता है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और पिछले 5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे पता है लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं। कुछ को शारीरिक परेशानियाँ होती हैं, कुछ को मानसिक परेशानियाँ होती हैं, कुछ को भूतिया परेशानियाँ होती हैं। मैं तीसरी तरह की परेशानी का एक तरह से कह सकते हैं डॉक्टर हूँ। जिनके घर में भूत प्रेत पाए जाते हैं, जिनके किसी ज़मीन पर भूत दिखते हैं, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, एविडेंस इकट्ठे करता हूँ और वहाँ भूतों का निवारण करता हूँ। यही काम पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और मैंने कुल 50 केस सुलझाए हैं। अब इसे केस ही कहा जाए ना। जब किसी को किसी जगह पर भूत दिखना शुरू हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है भूत उन्हें वहाँ पर रहने नहीं देगा। और मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ भूत भगाने वाला भी हूँ। वहाँ जाता हूँ, भूत भगाता हूँ और उस ज़मीन का वो इस्तेमाल करने लगते हैं। कई घरों के अंदर से मैं भूतों को भगा चुका हूँ। 50 केस, आपको बताया ना, 50 केस मैं सुलझा चुका हूँ। और अब आपको असली बात बताता हूँ। लोगों को दिमागी बीमारी होती है कि वो भूतों पर यकीन करते हैं। अब वो बाबाओं के पास जाते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा लूटते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे भ्रम में डाल देते हैं जिसका निवारण हो नहीं पाता। वो भूत तो भगा जाते हैं, उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि वहाँ पर फिर से कोई भूत आ जाएगा। वो उन बाबाओं के चक्करों में फंसे रहते हैं। लेकिन मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ। वहाँ जाता हूँ, ऐसे ऐसे गैजेट्स बना रखे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को देखने में लगता है कोई एडवांस चीज़ है। मैं छोटे छोटे खंभे वहाँ पर लगा देता हूँ, एक बड़ी सी स्क्रीन वहाँ पर लगा देता हूँ, बड़ा सा डंडा लगाकर उसके ऊपर डरावना चेहरा लगा देता हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस घर में जाकर रख देता हूँ। पूरी रात वहाँ पर बिताता हूँ। सच कहूँ तो दारू पीता हूँ, चिकन खाता हूँ, रात गुजर जाती है और जब आपने एक पैग लगाया हो आपको कोई भूत नज़र नहीं आता। कोशिश करके ये मैंने भी पता लगाया है और वहाँ अपनी अय्याशी करके अगली सुबह कह देता हूँ कि भूत को मैंने भगा दिया है और वो मान भी लेते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ी सी साइकोलॉजिकल टिप्स बताता हूँ कि जब भी भूत आए तो आपको क्या करना है, कि इस तरह से पॉजिटिव रहना है और उसके बाद वहाँ कोई भूत नज़र नहीं आएगा। ये कहकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मोटी फीस लेता हूँ लेकिन कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करता। अब दिमागी बीमारी इसी तरह से ठीक की जाती है। मैं कह चुका हूँ 5 सालों में 50 केस लिए हैं मैंने और कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ पर दोबारा कोई भूत आया हो। इसी के साथ मैं काफ़ी मजाकिया तरीके से लोगों का समाधान करता हूँ। अब जितने भी बाबा होते हैं बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं। कुछ तांत्रिक इस तरह से लोगों को डरा देते हैं कि वो दोबारा उनके पास जाना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई जादू टोना आता होगा, वो जादू टोना उस घर में छोड़ देंगे, इससे वो और ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। और वैसे भी ऐसे तांत्रिक बहुत ज़्यादा लूटते हैं। लोगों के दिमाग में यही भ्रम है और मैं बड़े मजाकिया अंदाज में सारे समाधान कर देता हूँ। वहाँ पर उन्हें बिठाकर कभी कभी उन्हें चिकन खिलाता हूँ, कभी कभी वहाँ पर मैकडी के वो बर्गर मंगवा लेता हूँ। वो मेरे साथ बैठकर खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और जानबूझकर मैं प्रोजेक्टर लगाकर भूत दिखाता हूँ और उन्हें पीट कर भी दिखाता हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैं 2-4 चुटकुले भी सुनाता हूँ और उन्हें लगने लगता है ये आदमी काफ़ी मजाकिया है और इसके पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है। इस तरह मोटी कमाई 5 सालों में कर चुका हूँ और ये भी पता कर चुका हूँ भूत नहीं होते, ये तो लोगों का भ्रम होता है। आज तक किसी भूत से सामना हुआ ही नहीं। कहीं कोई भूत हो तो मेरे सामने आए, मैं फिर देखूंगा इन पर यकीन करना है या नहीं। वो भी झूठ ही निकलेगा, ये मान चुका हूँ मैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। मेरे पास एक चिट्ठी आई। अब इसी के साथ मनी ट्रांसफ़र से कुछ पैसे भी आए हुए थे। 20,000 रुपये
मेरे नाम पर आए हुए थे, लेकिन वो लेने के लिए मुझे एक कोड देना था और वो कोड मुझे तभी मिलता अगर मैं ये नया केस सुलझा पाता। अब चिट्ठी में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में एक पुराने ज़माने का किला है, ये काफ़ी बीहड़ में बना हुआ है और वहाँ जाकर मुझे एक छोटा सा खेल खेलना है और एक भूत से छुटकारा दिलाना है। उसके बाद 20,000 मेरे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, वहाँ काम करके आता हूँ, अब आसानी से 20,000 मिल रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे केस कम ही मिलते हैं। मैं निकल पड़ा सीधा छत्तीसगढ़ की ओर, लेकिन उस बीहड़ तक पहुँचने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होगी मुझे नहीं पता था। किराए पर एक टूटा सा मोटरसाइकिल लेना पड़ा और उसके सहारे उन बीहड़ों में जा रहा था मैं। जैसे जैसे उस सुनसान रास्ते पर जाता गया, डर लग रहा था। अब भूतों से डर नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था लुटेरों से। छत्तीसगढ़ में कहीं कोई नक्सली मिल गए और मुझे मार गए, फिर कोई ढूंढने वाला भी नहीं होगा। लोग तो यही कहेंगे कि भूत पकड़ने वाला था, एक भूत मार गया होगा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा। अब अकेले को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस बीहड़ में बने टूटे फूटे से किले तक पहुंचा, वहाँ इंसान का नामो निशान तक नहीं था। इतना लंबा सफ़र तय करके आया, रास्ते में कोई नहीं मिला। वो तो मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवा ली थी तब जाकर यहाँ पहुँचा, लेकिन उस किले के आसपास लाइट्स लगाई हुई थी। ये बड़ी सी किले की दीवार, उसके आसपास कुछ लोग खड़े, वो अलग अलग तरह का डांस कर रहे थे। एक तरफ कथकली करते हुए कुछ आदमी दिखे और दूसरी तरफ गिद्धा डालते हुए वो पंजाबी डांस करते हुए कुछ आदमी दिखे। दोनों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियों वाला डांस लड़के कर रहे हों, लेकिन चलो मुझे क्या, मुझे तो भूत भगाना है। हो सकता है यहाँ पर रहने वाले लोग इस तरह का डांस करते हों। जैसे ही मैं एक आदमी के पास पहुँचा, मैंने वो चिट्ठी दिखाई और मेरी चिट्ठी मेरे हाथ में देखते ही चारों तरफ तालियां बजने लगी। कुल 25 से 30 लोग थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे देखकर उनकी खुशी जैसे संभाली नहीं जा रही थी। तब एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ मेरे पास आया, खांस कर कहने लगा, तुम हो वो भूत पकड़ने वाले, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? मैंने कहा, हाँ जी, मैं वो अनंता, मैं भूत पकड़ता हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आपने केस के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? उसने कहा, हाँ, केस थोड़ा अजीब है। वक्त कितना हुआ है? 7:30 बजे हुए थे। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा हुआ था। आसपास लाइट्स इस तरह से जला रखी थी जैसे गोवा के सारे फंक्शन यहीं पर हो रहे हों। वो बूढ़ा आदमी फिर मुझसे कहने लगा, वो पेपर पर साइन करो, अगर कोई भूत चिपक गया हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने उस पेपर पर साइन कर दिया। वहाँ पर टूटे फूटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ना है। मैंने साइन किया और उसने कह दिया, देखो पूरे पैसे यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। 20,000 भेज दिए हैं, कोड तुम्हें अंत में मिलेगा। 30,000 यहाँ पर मिलेंगे, कुल हो गए 50,000 रुपये। तुम्हें इस दीवार के पार जाना है, आगे बीहड़ होंगी। ये किले की दीवार है और पुराने ज़माने में किला कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। तुम्हें इसके बिल्कुल बीच वाले कमरे में पहुंचना है और वहाँ पर अंदर एक बोरा रखा होगा। उस बोरे में अशरफियाँ हैं, अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ। तुम्हें वो लेकर आनी है। कोई वहाँ जा नहीं पाता, कहते हैं कि भूत रास्ता रोकते हैं। तुम जाओ वहाँ पर, अशरफियाँ लेकर आओ। यहाँ पर अशरफियाँ लेकर आना, पैसे ले लेना। अब उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। अशरफियाँ, क्या बेवकूफ़ बना रखा है। पता नहीं वहाँ से पत्थर वत्थर मिलेंगे कुछ। ये बेवकूफ़ ऐसे ही मुझे 50,000 देंगे। मुझे क्या, लोगों को लूटने में जो इस तरह का मज़ा है वो कहीं और नहीं मिलता। वो मुझको इस तरह से देख रहे थे जैसे मैं बहुत कोई शक्तिमान हूँ। मैं झूठ बोलकर वहाँ से वो बोरा उठा लाऊंगा। अब कौन से भूत रास्ते में मिलने वाले हैं, बस कोई नक्सली वक्सली तो नहीं यहाँ पर। उसने कहा, कोई जिंदा इंसान अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, सिर्फ तुम जाने वाले हो, बाकी सब मरे हुए मिलेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया, कोई जानवर तो नहीं जो लोगों पर हमला करता हो। उसने कहा ना, जिंदा कोई अंदर नहीं जाता, तुम जाने वाले हो, बाकी सारे मुर्दे मिलेंगे। वापस आ तो पाओगे ना, यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा भूतों को पकड़ा है तुमने, बहुत भूतिया जगह पर जाते हो। मैं अब अपने कॉलर ऊपर की तरफ करके कहने लगा था, वो तो है, छोटे मोटे भूतों को तो ऐसे भगा देता हूँ,
चुड़ैलों के झुंड को एक बार मैंने एक छोटे से बोड़े में डाल दिया था। बिल्कुल नहीं डरता मैं इनसे। वो मेरी तरफ आस की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन 2 आदमी आगे गए। उन्होंने गेट खोला और इशारा कर दिया मुझे, तुम अंदर जा सकते हो। अंदर जंगल सा मिलेगा तुम्हें और एक कमरा मिलेगा बड़ा सा पुराने ज़माने का, उसके अंदर रखा बोरा लेकर आना है। और रास्ता कोई मुश्किल नहीं है, ये सामने दिख रहा है ना रास्ता मट्टी का बना हुआ, इस रास्ते पर चलते जाओ, तुम्हें भूत मिलते जाएंगे, मुकाबला करते जाना, बोरा लेकर आ जाना, पैसे ले लेना। लालची तो नहीं, अशरफियाँ लेकर भागोगे तो नहीं। मैंने कहा, मैं क्यों भागूंगा अशरफियाँ लेकर, वो आपकी हैं, पैसे मेरे हैं, तुम पैसे दे देना, मुकरना मत। उन्होंने हामी भर दी। पास में ही बैग में, ये लिफाफे वाला बैग था, उसमें पैसे पड़े थे, यानी आज आसानी से पैसे मिलेंगे, ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही उस बड़े से दरवाजे के पार पहुंचा मैं, उन्होंने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। मैं आवाज़ लगाकर कहने लगा, दरवाज़ा खोलिए, देखिए अगर मुझे वापस आना हो तो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा, अब दरवाज़ा बंद कर दिया है, अशरफियाँ लेकर आ जाना, दरवाज़ा खोल देंगे हम। अब उनको कैसे बताऊं, अगर वो अशरफियाँ मौजूद ना हुई फिर मैं क्या करूँगा। चलो कोई बात नहीं, अब आगे वाले उस कमरे तक जाकर आता हूँ। मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस अब यहीं पर लगने वाला था, लेकिन मुझे दुख इस बात का था, यहाँ ना तो दारू मिली ना चिकन मिला, अय्याशी तो कर नहीं पाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, 2-3 सेब मैं लिफाफे में डालकर हर बार ऐसी जगह पर जाता हूँ, कुछ और खाने को ना मिले चलो यहीं खा लेंगे। फिर भी जाने से पहले मैं कहना चाहता था, मुझे खाने को मन कर रहा है, यहाँ कोई खाना तैयार रखिएगा, कोई नॉन वेज मंगा रखिए, मैं खाने को तैयार बैठा हूँ, बना लीजिए अगर बना सकते हैं। बाहर से आवाज़ आई, तुम आ तो जाओ, तुम्हें तो बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे और मैं आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। बड़ी सी टॉर्च मेरे हाथ में थी और आगे बस पेड़ ही पेड़, बीहड़ था बहुत बड़ा, और कई जगह जैसे बल्ब जल रहे थे, अंदर भी जैसे इन्होंने लाइट लगा रखी हो। बेवकूफ़ तो कह रहे थे अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं है, तो ये बल्ब किसने जला रखे होंगे। हंसता हंसता मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैं बस उस रास्ते पर ही सीधा चलता जा रहा था। आगे एक पेड़ आया और एक औरत काले कपड़ों में एक कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। पेड़ को इस तरह से काटा गया था जैसे वो एक कुर्सी बनाई गई हो, उस पर वो बैठी हुई थी। नीचे उसने कोयले जलाए हुए थे, उस कोयले के ऊपर एक लकड़ी पर फंसाकर जैसे वो भुट्टे गर्म कर रही थी। धुआं काफ़ी ऊपर तक जा रहा था। कई भुट्टे उसने वहाँ पर रखे हुए थे और मुझे लगा यहाँ पर तो पूरा शो चल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई पिकनिक मनाने के लिए जगह बनाई गई हो। बाहर तो लोग बेवजह डरे पड़े हैं, अंदर तो लगता है पूरा का पूरा टूरिस्ट प्लेस बनाया है। यहाँ तो गर्म भुट्टे भी मिल जाएंगे। अब मुझे भूख लगी हुई थी तो मुझे ये लगा एक भुट्टा इससे खरीद ही लेना चाहिए। कई भुट्टे गर्म किए हुए थे उसने। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैंने आवाज़ लगाकर कहा, देखिए आंटी जी, एक भुट्टा चाहिए, कितने का होगा। तब उसने अपना वो सर ऊपर की तरफ किया। वो काफ़ी बूढ़ी औरत थी जिसका सारा का सारा चेहरा नीचे की तरफ लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल से भी ज़्यादा उम्र हो उसकी। सच में ऐसे कोई भूत ही तो समझेगा, इसीलिए वो बेवजह डरे पड़े। वो औरत भी थोड़ा थोड़ा ही बोल पा रही थी, तो मुझे उसके करीब जाना पड़ा और मैंने सवाल किया था, कितने का भुट्टा। उसने जवाब दिया, ये भुट्टे की कीमत नहीं है, तुम ऐसा करो, एक भुट्टा ले लो, मेरे लिए बड़ा भुट्टा उस आग पर लगाना होगा। उसने यहाँ पर भुट्टों के अंदर छोटा सा डंडा घुसा रखा था और एक लकड़ी पर जैसे व्हील सा बनाया हुआ था। इस तरह नीचे कोयले जलाकर वो भुट्टे को गर्म कर रही थी और उसने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया। कितने अच्छे लोग हैं, वो तो पैसा भी नहीं मांग रही थी। मैं उसको कहता रहा, देखिए बाहर 20 के मिलते हैं, मैं आपको 25 दे देता हूँ, आप मुझे एक भुट्टा खाने को देंगी। उसने कहा, मैं पैसे नहीं लूँगी, तुम मेरी मदद कर दो, बड़ा भुट्टा वहाँ पीछे लगाना होगा उस लकड़ी पर। पीछे देखा, काफ़ी बड़े कोयले जला रखे थे। वहाँ बड़ी लंबी लकड़ी थी जो उसके ऊपर थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जानवर बारबेक्यू करना हो, और वो कह रही थी वहां पर भुट्टा बड़ा लगाना होगा। अब लगा देता हूं, मुझे क्या, मुफ्त में भुट्टा मिल रहा है, कौन मना करेगा। मैंने उसको हामी भर दी। ठीक है, वहां बड़ा भुट्टा मैं लगा दूंगा, आप मुझे एक भुट्टा खाने के लिए दे दीजिए। उसने बड़े मज़े से वो भुट्टा भूनना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा भूना, उस पर नमक लगाया, नींबू लगाया और मुझे पकड़ा दिया और कहा पहले तुम खा लो, बाद में मेरी मदद करना। उसने अब भुट्टा पकड़ा दिया था, मैं बड़े मज़े से खाने लगा। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। जब भी कहीं भूत पकड़ने जाता हूँ वहाँ चिकन और शराब पीता हूँ। अब भुट्टे से काम चलाना पड़ेगा, यहाँ काफ़ी कंजूस लोग लगते हैं। कोई बात नहीं, अब मज़े करूँगा भुट्टा खाकर। पूरा भुट्टा खाने में लगभग 2 से 4 मिनट लगे। इतनी भूख में जल्दी जल्दी भुट्टा खा गया मैं, और जैसे ही भुट्टा खत्म हुआ वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अब मैंने वादा पूरा कर दिया, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, वहाँ पर भुट्टा लगाना होगा बड़ा वाला। मैंने कहा दीजिए बड़ा भुट्टा, लगाता हूँ वहाँ पर। मैं खड़ा हो गया। अब उस बड़े से बारबेक्यू के पास गया। नीचे अभी कोयले जलाए नहीं थे, उसे जलाना था ऊपर भुट्टा लगाने के बाद। मैंने इशारा किया, भुट्टा कहाँ है? उसने कहा, भुट्टा तुम ही तो भुट्टा हो, मुफ्त में खाने को कुछ नहीं मिलता। खाने की चीज़ ली है, बदले में खाने की देनी होगी। तुम्हें जिसकी भूख थी तुम्हें वो मिला, मुझे जिसकी भूख है मुझे वो चाहिए। ये बात सुनकर मैं घबरा सा गया, लेकिन वो बूढ़ी औरत थी, शायद मजाक कर रही होगी, तो मैंने भी कह दिया, अच्छा तो इंसान खाना है आपको? देखिए मैं खूबसूरत तो हूँ, हो सकता है आपकी उम्र मेरे जितनी होती तो कोई बात बन जाती, लेकिन आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपने सारी जवानी जी ली है। अब मैं आगे चलता हूँ, भुट्टा बहुत स्वाद था, कोई और काम हो तो बताइए। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, वो बड़ी तेज़ी से उठी थी। इतनी बूढ़ी औरत इतनी तेज़ी से उठकर हंसने लगी थी, और जैसे जैसे वो हंसती गई उसका चेहरा बदलता गया। उसकी हंसी के साथ उसका चेहरा खूबसूरत होता गया। आंखों में काजल, काले रंग की लिपस्टिक, और जो सफ़ेद बाल थे वो भी काले हो गए। कपड़े उसके चमकदार हो गए थे। पैर हवा की तरफ उठने लगी थी, जैसे वो हवा में उड़ रही हो। रस्सी बांध रखी है पीठ पर क्या? मैंने ये कहा, और उसने जवाब दिया, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो हवा में लहरा रही थी, चेहरा बदलकर खूबसूरत हो गया था। उसके बाद वो हवा में इस तरह से उड़ने लगी जैसे कोई चुड़ैल हो, मुझे डराने के लिए जैसे पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो ये औरत है जो इस तरह से भद्दा सा मेकअप करती है। शायद लड़कियों के चेहरे मेकअप के बाद ऐसे ही लगते हों। अब क्या किया इसने जो चेहरा बदल लिया, और हवा में कौन सी रस्सी से लटक रही है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने जब चुटकी बजाई, मेरे शरीर पर वो कपड़े एक झटके में उतर गए, और मैं उस डंडे पर कब जाकर बंध गया था मुझे नहीं पता। अब वो उस डंडे को हाथ से घुमा रही थी जैसे मेरा बारबेक्यू बना रही हो। एक झटके में हुआ ये सब। मैं बिना कपड़ों के उस डंडे पर लटका हुआ था, और तब मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कैसे हो गया। उसकी हंसी और उसका वो चेहरा कभी भद्दा हो जाता, कभी वो सुंदर बन जाती। हंसती हंसती वो घुमा रही थी मुझे, और नीचे कोयले से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। मेरे शरीर पर थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा था, और मुझे लगा ये तुम मेरा भुट्टा बना रही है। भुट्टे के बदले इंसानी भुट्टा, बहुत महंगा सौदा है ये। मैं रोने लगा था। पहली बार असली चुड़ैल से सामना हो गया था। उसकी हंसी बयां कर रही थी, मुझे मौत के घाट उतारने वाली थी, और मैं वहीं पर बिना कपड़ों के उसके सामने माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत जलाओ, मैं भुट्टा नहीं, मैं तो इंसान हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, भुट्टे की तरह भूनूंगी। पटक पटक की आवाज़ आएगी जैसे दानों से आती है। पटक पटक की आवाज़ कहाँ कहाँ से निकलेगी वो मैं देखना चाहती हूँ। उसकी बातों ने मुझे डरा कर रख दिया था। गर्मी बढ़ रही थी, उसकी शक्तियों से कोयले के अंदर थोड़ी थोड़ी जलन महसूस हो रही थी।
जलने लगे थे वो कोयले, तापमान बढ़ने लगा था और वो मुझे गोल गोल घुमाती। रस्सी से मैं छूट नहीं पा रहा था, बस रो कर माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो, देखो मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा, सौदा किया है? तुमने भुट्टा खाया है? मुझे बड़ा भुट्टा दो। मैंने कहा, मैं बड़ा भुट्टा ला कर दूंगा, मैं बोरा ला कर दूंगा भुट्टों का, आप भुट्टे खा लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी खाना है मुझे, वरना सौदा वापस थोड़े ना होगा। अब मैं क्या करता? वो चुड़ैल है, शक्तिशाली है, कैसे हराऊं उसे? मैं उससे कहने लगा था, देखो देखो मेरे पेट में भुट्टा है, मैं निकाल दूंगा, जो खाया है मैं निकाल दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी जान नहीं देना चाहता। तुमने सौदा महंगा किया है, भुट्टा बहुत सस्ता होता है, जान बहुत महंगी होती है। अब वो गुस्से में आ गई थी। ये बात नहीं है, सौदा तुमने पहले किया है, ये बात तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। अब मैं भी उससे बहस करने लगा था। सौदा भुट्टे का हुआ है, बड़ा भुट्टा जलाने को कहा था, मैं भुट्टा थोड़े ना हूं, मैं तो इंसान हूं। भुट्टा इसे नहीं कहते, भुट्टा वो होता है दानों वाला। वो गुस्से में आने लगी थी क्योंकि मुझसे आर्गुमेंट में हारने लगी थी। इंसानों में आप लड़कियों से आर्गुमेंट में जीत नहीं सकते, तो चुड़ैलों से क्या जीतेंगे? कोशिश बहुत मुश्किल थी, लेकिन जान बचाने के लिए ये करनी थी मुझे। मैं उसको कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, देखो मुझे जाने दो। तो वो कहने लगी, अच्छा भुट्टा खाया है, वो निकालो। तब उसने एक चुटकी बजाई, मेरे शरीर पर कपड़े आ गए और मैं खड़ा हो गया था। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे सर पर उसने बालों को ऐसे पकड़ा जैसे गुस्सैल लड़की ने किसी आशिक को पकड़ा हुआ हो। वो बालों से पकड़कर कह रही थी, भुट्टा निकालो। अब पेट से किस रास्ते से निकलेगा ये तुम सोचो, भुट्टा निकालो मेरा। अब मैं क्या करता? अब उससे माफ़ी ही मांग सकता था, भुट्टा निकाल दूंगा मैं। उसने पता नहीं क्या जादू किया, मेरे पेट पर हाथ फेरा था, मेरा पेट दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन मुझे वहाँ से बचकर निकलना था। भले ही मेरे पेट में गैस बहुत बनती है, लेकिन उस समय यकीन कीजिए वो दर्द सहनीय था। पीछे मैं जा नहीं सकता था। पीछे वो खड़ी हो गई और कहने लगी, भुट्टा निकालो, अगर यहाँ वापस आए तो यहीं पर भून दूंगी। कैसा सौदा करते हो, ले गए, देने का नाम नहीं दे रहे। इसके बाद मैं आगे की तरफ भागा। अब उससे काफ़ी दूर निकल आया, लेकिन पेट इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, मुझे हगने के लिए कहीं ना कहीं तो बैठना था। मैं एक पेड़ के पीछे हगने लगा था, और जैसे ही पेट से वो भुट्टे का वो सारा भुर्जा सा निकला, मेरे पेट को शांति मिली। वो चुड़ैल की शक्तियाँ थीं, वो भुट्टा था नहीं, क्या थी वो चीज़। इसके बाद मुझे शांति मिली और मैं आगे बढ़ने लगा था। तभी पेड़ के पास से आवाज़ आई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने यहाँ पे हगा नहीं। मैं पेड़ से बाहर निकला तो एक काला सूट पहने आदमी वहाँ पर खड़ा था, मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। जलीना जलीना गया था वहाँ भुट्टा खाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा शर्मिंदा था, इसे पता होगा वहाँ पर चुड़ैल है, वो भुट्टे लगाती है और सौदा करती है जान का, ज़रूर बचने वाला यहाँ आकर हगता होगा। अब उसके सामने शर्मिंदा होकर मैं कहने लगा था, मैं चुड़ैल पर यकीन नहीं करता था, पहली बार चुड़ैल से सामना हुआ, बहुत भयानक थी। मैं किसी तरह से बातों बातों में उससे जीता हूँ, वरना बहुत मुश्किलात होती। तो वो हंसकर कहने लगा, वो तो ठीक है, यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा, मुझे उस आगे वाले कमरे में जाना है, वो थैला चाहिए, मुझे थैला लेकर वापस जाना है। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे लगा था काम आसान होगा, यहाँ इतना आसान नहीं है। और तुम कौन हो? तुम यहाँ भटक रहे हो, क्या तुमने भी भुट्टा खाया है? उसने कहा, भुट्टा नहीं खाता मैं, मुझे भूख किसी और चीज़ की लगती है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें नहीं चूसूंगा मैं खून पीता हूँ। उसने ये बात कही थी। पहले तो मैं उस पर हंस देता, लेकिन चुड़ैल का सामना करके आया था, तो अब किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकता था। तो मैंने सवाल किया, सच बताओ कौन हो तुम? उसने कहा, मैं पिशाच हूँ, खून पीता हूँ, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, फिक्र मत करो, तुम्हारा खून नहीं पीऊँगा, तुम्हें आगे भी नहीं जाने दूंगा। देखो, पेट भरा है, मन नहीं भरा है, तुम्हें मुझसे खेलना होगा। मैंने कहा, खेलना होगा? सच बताओ, तुम इंसान हो या
पिशाच हो? तो उसने कहा, देखो पिशाच ही हूं मैं। उसके पंख से निकल आए थे और जल्दी से उसका पंख वापस भी चला गया। पीठ से जैसे परियों की तरह पंख निकले थे सफ़ेद रंग के। फिर उसने कहा, देखो डराना नहीं चाहता, पिशाच भयानक दिखते हैं, मैं उस रूप में नहीं आना चाहता, खेलना चाहता हूँ। आगे जाना है तो इस सड़क से जाना होगा, और जैसे तुम्हारी दुनिया में वो क्या होते हैं, टोल टैक्स, हाँ टैक्स देना पड़ता है ना, यहाँ पर भी तुम्हें रुक कर खेल कर जाना होगा, मन तो मेरा भी बहलाना होगा। अब मैं उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, मैं डर गया था। मैंने कहा, तो मैं पीछे चलता हूँ, मैं खेलना नहीं चाहता। उसने कहा, भुट्टे वाली चुड़ैल के पास, इस बार वो भुट्टा मुश्किल से निकालेगी, सोच लो, भुट्टे वाली चुड़ैल छोड़ती नहीं दूसरी बार। अब मैं ना पीछे जा सकता था, आगे जाने के लिए खेलना पड़ता। तो मैंने कहा, मैं साइड से निकल जाऊंगा। तो उसने कहा, रास्ता यही है, साइड में मत चले जाना, वो काली काली परछाइयाँ दिख रही हैं, छील छील कर मारती हैं, बात नहीं करती, बस मार देती हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, इस रास्ते से जाना होगा, और आगे से घुमावदार सीधा रास्ता है वापस पहुंचने का, एक ही रास्ता है यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का, तुम्हें इसी पगडंडी के सहारे, सड़क के सहारे ही आगे जाना है। गोवा में तो घूमे होगे ना, समझ लो ये भी वही है, यहीं से तुम्हें मार्केट से निकल कर जाना है टैक्स देते हुए, अब आगे ही बढ़ना होगा, पीछे नहीं जा सकते, भुट्टे वाली चुड़ैल इंतजार कर रही है तुम्हारा। उसकी बातें सुनकर मेरा रोना निकल गया था। शायद 5 सालों से जो लोगों से झूठ बोला है, अब बुरा फंसा हूँ असली भूतों की चंगुल में। मैं रोने लगा था और वो मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, खेलना ही तो चाहता हूँ, मुझे कबड्डी खेलनी है, बस कबड्डी में जीतो और आगे चले जाओ। मैं रोते रोते कह रहा था, अगर हार गया तुम मुझे मार दोगे ना? उसने कहा, नहीं मारूंगा क्यों, अगली बार खेलना, जितनी बार खेलते जाओगे बस एक बार तो जीतना है, जीते तो आगे चले जाना, हारे तो एक और गेम लगाएंगे, ठीक है? अब उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा शायद ये शरीफ है, लेकिन भूत शरीफ नहीं होते, मैं कैसे मानता, मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैंने कहा, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं, कोई शर्तें तो नहीं जो छिपी हुई, तुम बाद में मेरा खून तो नहीं चूस लोगे? उसने कहा, नहीं, पेट भरा है मेरा, खेलने का मन है, मन नहीं भरा, आओ कबड्डी खेलते हैं, जीते तो आगे चले जाना, कुछ नहीं करूंगा, वादा है एक पिशाच का, पिशाच वादे से नहीं मुकरते, और हाँ अगर खेलते खेलते बीच में लगा तुम्हें कि तुम नहीं जीत सकते तो पीछे चले जाना, भुट्टे वाली चुड़ैल के पास, तुम्हें प्रेम प्यार करेगी, इंतजार कर रही होगी। अब उसकी बात में दम था, मैं जीतता तो आगे जाता, हारता तो एक और मौका मिलता, अब इसमें बुराई ही क्या है। मैंने हामी भर दी। इसके बाद अब वहाँ पर मिट्टी वाली एक जगह बनी हुई थी, वहाँ सड़क के ऊपर ही, ये मिट्टी की सड़क थी, उसने चारों तरफ चूना लगाया हुआ था, कबड्डी का मैदान बनाया हुआ था। वो दूसरी तरफ चला गया, उसने वो काले रंग का सूट उतार दिया, उसके बाद अपने शरीर पर वो सरसों का तेल लगाकर चमकता चमकता वहाँ खड़ा हो गया और कहने लगा, आओ पहले तुम्हारी बारी। अब मैं भी कबड्डी कई बार खेल चुका था, हरियाणा में बहुत दोस्तों के साथ कबड्डी खेली थी और मैं जीतता भी बहुत ज़्यादा था, आखिर इतनी कुश्ती की है मैंने, शरीर तगड़ा था। अब पिशाच के साथ कबड्डी खेल के देखता हूँ। इसके बाद जैसे ही चूने को हाथ लगाता हुआ मैं कबड्डी कबड्डी करता हुआ आगे गया, वो इधर उधर फिसलता गया, बस उसे हाथ लगाना था और वापस आना था, मैं जीत जाता। लेकिन जैसे ही उसके करीब गया उसने पंख निकाले, हवा में उड़ना शुरू कर गया। अब ऐसे पिशाच का मुकाबला कैसे करेंगे जो हवा में उड़ता हो? अब मुझे तो उड़ना नहीं आता, वो कभी इधर उड़कर चला जाता कभी उधर, लेकिन रहता बक्से में ही। वो हवा में ऊपर उड़ता ही रहा, इसलिए मैं उसे हाथ लगा ही नहीं पाया। और यहाँ एक तरफ टाइम भी चल रहा था 2 मिनट का। अब वो हवा में उड़ता रहा, 2 मिनट निकल गए और मैं हाथ नहीं लगा पाया, इसलिए हार गया। अब उसे रेड मारने के लिए मेरी तरफ आना था। अब मैं सोच रहा था कैसे उसे पकड़ूं। जब वो मुझे हाथ लगाएगा मैं झट से पकड़ लूँगा, उड़ने नहीं दूंगा। हवा में उड़ता रहेगा तो वो ही हारेगा ना, आना तो मेरे करीब उसे पड़ेगा ही। इसके बाद वो ज़मीन पर उतरा,
उसने उस चूने वाली लाइन को हाथ लगाया और कबड्डी कबड्डी करता हुआ मेरी तरफ आने लगा। शरीर पर तेल मला हुआ था कमीने ने। मुझसे बचने के लिए तरकीबें पूरी लगा रखी थी, लेकिन अब तो करीब आएगा तो मैं भी उसको कलाई से जकड़ लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। इस तरह जब वो मेरे करीब आया मुझे हाथ लगाने की कोशिश करने लगा और मैं भी पूरी तरह से तैयार था। मैं उसे झपट्टा मारने के लिए उसके करीब जा रहा था, लेकिन वो एकदम से पीछे हट जाता। उसके बाद उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। समय बीता जा रहा था। पास तो तुझे आना ही होगा, ये कह रहा था मैं, और वो कबड्डी कबड्डी करता हुआ बहुत ऊपर गया। उसके बाद इतनी तेजी से नीचे आया कि उसे पकड़ने का समय नहीं मिला। उसने जो झपट्टा मारा, मेरे मुंह पर एक जबरदस्त झपाट लगाई और मैं उस लाइन के पीछे ही गिर गया। उसने छुआ तो था, लेकिन मैं लाइन के बाहर, इसलिए मैं हार गया। अब मेरी बारी थी उस तरफ जाने की। वो फिर से हवा में उड़ने लगा। मैं 2 मिनट तक हाथ नहीं लगा पाया। अब उसे मेरी तरफ आना था और वो हवा में उड़कर जब मेरी तरफ आता, मैं झपट्टा मारने ही वाला था, एक तरफ होकर उसने चमाट लगाई और मैं नीचे गिर गया। फिर वो दूसरी तरफ चला गया, फिर वो जीत गया। जब मैं उसकी तरफ जाता वो हवा में रहता, मेरी तरफ आकर मुझे जो चमाटे मार मार कर गिराता रहता। वो काफ़ी ताकतवर था। मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा था और बार बार हारता गया। मेरी दोनों गालों पर निशान थे। उसके बाद मैंने शर्ट उतार दी थी, अपने शरीर पर तेल लगा दिया था, लेकिन वो मुझे पकड़ता तो ही ना, वो तो चमाटे लगाता रहता। मेरी छाती पर WWE के बिग शो की तरह उसने छापें लगा दी थी। मैं हर तरफ से निशान अपने शरीर पर लगाए वहाँ खड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा था। एक पिशाच से कैसे जीता जा सकता है जो खेल कर ही आगे जाने दे। मैं उससे जीत नहीं सकता था। मैं वहीं पर बैठ गया। बस मैं और नहीं खाना चाहता। मेरे शरीर पर निशान बना दिए हैं, अब मैं और क्या करूं? तुम्हें हराया नहीं जा सकता। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम उड़ सकते हो। मैं वहां जमीन पर बैठकर रोने लगा था और मेरा रोता हुआ चेहरा देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो जमीन पर उतर आया और कहने लगा, हाथ लगा दे पगले, अब रुलाएगा क्या? इतना खेला है, दोस्त बन गया है, पहले कह देता। दोस्ती के मारे मैं खुद ही हार जाता। उसने खुद हाथ लगाने दिया था मुझे। उसके बाद मैं चूने की लाइन की इस तरफ और छलांगे लगाकर मैं जीत गया और वो अपने आंसू पहुंच रहा। अब रुलाएगा पगले, जीत गया तू, जा सकता है आगे। मैंने कपड़े पहने और शरीर पर दर्द हो रहा था। उसने मुझे गले से लगाया और आगे जाने दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जीता हूँ या पागल बना हूँ। इतनी चमाटें खाई, पहले कोशिश कर लेता, शायद वो मुझे पहले ही आगे जाने देता। वैसे वो पिशाच था, दिल का अच्छा था। अब यहाँ और क्या क्या देखने को मिलेगा मैं नहीं जानता था, लेकिन उसने मुझे आगे ज़रूर जाने दे दिया था। फिर से मैं चलने लगा। आगे एक पेड़ पर फिर से बल्ब दिखा और मुझे लगा यहाँ भी किसी का सामना करना होगा। फिर से भुट्टे वाली चुड़ैल या ऐसा कोई पिशाच ना मिल जाए जो दिमाग से भी हराया ना जाए। उस पेड़ के पास एक सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने एक आदमी बैठा था। आगे दीवार पर जैसे एक गेट सा बना हुआ था, यानी उस गेट को पार करना होगा, लेकिन गेट बहुत ऊंचा, नीचे ताला लगा हुआ। जैसे ही मैं उस कुर्ते पायजामे वाले उस आदमी के पास गया, मैं थर्राती हुई आवाज़ में डरता हुआ उससे कहने लगा, देखिए भाई साहब, मुझे आगे जाना है, आगे जाने का रास्ता यही है। तो वो हल्की हल्की आंखें ऊपर की तरफ उठाकर कहने लगा, हाँ आगे जाना होगा, लेकिन आगे जाने के लिए शुद्ध होना होगा। ये देखो पेड़ के पास छोटा सा तालाब बना हुआ है ना, इसमें नहा कर आओ, शुद्ध होकर आओ, शुद्ध ही आगे जा सकते हैं। ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कैसे भूतों, पिशाचों, चुड़ैलों का सामना करके आए होगे। बहुत दर्दनाक हैं वो, बड़े बुरे हैं वो। मैं बुरा नहीं हूँ, देखो बिल्कुल अच्छा लग रहा हूँ ना। चलो नहा कर आओ, साफ सुथरे होकर आ जाओ। अब उसकी बातों पर भरोसा सा हो रहा था। पास में ही वो तालाब सा बना हुआ था, पानी कांच की तरह साफ लग रहा था और वो मेरे पास आकर कहने लगा, कपड़ों के साथ ही छलांग लगा दो, कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। देखो नंगे पुंगे मेरे सामने खड़े मत हो जाना, ऐसे कपड़े पहन कर नहाना होगा, यहाँ ऐसे ही नहाते हैं सब।
फिर मैंने उससे सवाल किया, तुम कौन हो, तुम अपनी सच्चाई बताओ, कहीं यहाँ डूब कर तो नहीं मर जाऊंगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं डुबोकर नहीं मारने वाला, एक बार देख लो, कुछ पत्थर वत्थर डंडा वंडा फेंक कर, ज़्यादा गहरा नहीं है, बस उस पानी में पूरी डुबकी लगानी होगी, तभी तुम आगे जा सकते हो। अब उसकी बात पर यकीन तो करना ही था, लेकिन पानी में मैं धीरे से जाने वाला था और एक ही डुबकी लगाऊंगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने देखा पास में ही जैसे सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी, उस कांच जैसे पानी में साफ दिख रहा था। मैं पहली सीढ़ी के पास ही शरीर को डुबोऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, फिर वो दरवाजे को खोलेगा, आगे जाने देगा। मैं जैसे ही पानी में घुसा, पूरी डुबकी लगाई, वो पानी नहीं था। मैं उस गंदगी वाली स्मेल को महसूस कर पाया। नाले में डुबो दिया था उसने मुझे। जैसे ही मैं बाहर निकला, पूरा शरीर काला और सामने से उसके हंसने की आवाज़ें। फिर मैं गंदा ही उस नाले से बाहर निकला और सामने से वो हंसता हुआ, अरे साफ होके आना था, ये क्या नाले में नहा कर आ गए, ऐसे गंदे को जाने नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। उसकी बातों में जैसे मुझे महसूस हो रहा था मैं बेइज्जती करवा चुका हूँ। फिर मुझे गुस्सा आया, देखो मैं आगे जाऊँगा, तुमने जो कहा मैंने किया, वादे पर टिके रहो। उसने कहा, वादे पर कौन टिकता है, मैं तो नहीं टिकने वाला, मुझसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता होगा, चलावे सच थोड़े ना बोलते हैं। ये कहकर वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग गया। चाबी उसके गले में वो चेन में टंगी हुई थी, यानी उससे चाबी छीननी होगी। पकड़ूं कैसे? अब पूरे नाले में लिपटा पड़ा था, मेरे शरीर पर गंदगी लगी हुई थी और वो बदबू सूंघी नहीं जा रही थी। जो मेरे शरीर पर लगी थी उसे साफ करने में समय लग रहा था। पानी चाहिए था मुझे और पानी वहाँ मौजूद नहीं। मैं खुद को साफ करता रहा और वो वहाँ से कहीं भाग गया था। उस सड़क से नीचे उतर आया था, यानी उन परछाइयों वाली जगह पर। जैसे ही मैं उस सड़क से थोड़ा आगे निकला, आगे वो परछाइयाँ सच में खरोंचने को तैयार थी। मैं अंधेरे में जाना नहीं चाहता था और उन पेड़ों के पीछे मुझे वो दिखा। जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए पेड़ के पास गया, दूसरे पेड़ से जैसे कोई निकल कर बाहर आया। ये वो भुट्टे वाली चुड़ैल थी जो हंस कर कहने लगी, भुट्टा दो मेरा, कहाँ पर हग कर आए हो, ला कर दो मुझे। वो हाथ में भुट्टे लेकर मेरे पीछे पड़ चुकी थी और अपना भुट्टा मांग रही थी। उसका भुट्टा मेरे पेट में नहीं था। मेरे साथ वो क्या करती मैं नहीं जानता। मैं डरता हुआ आगे भागने लगा और वो मेरे पीछे पीछे। ना तो मैं उस गेट को पार कर सकता था, ना मैं पीछे जा सकता था। अब मैं क्या करता? तो मैंने उस नाले में छलांग लगा दी। मैं जैसे ही नाले के अंदर गया, मैंने अपना मुंह भी नीचे छिपा लिया और मुझे लगा वो वहाँ से चली जाएगी। जैसे ही मैं नाले से बाहर निकल कर देखने लगा, वो सफ़ेद कपड़ों वाला छलावा, ऊपर वाला हिस्सा उस चुड़ैल जैसा था, नीचे सफ़ेद कपड़े। छलावे ने रूप बदल कर फिर से मुझे उस गंदे नाले में नहला दिया था और हंसता हंसता वहाँ से फिर से वो भाग गया। अब चाबी उसके गले में फिर से दिखी थी मुझे। उसे पकड़ना होगा, चाबी लेनी होगी। यकीनन वो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए रूप बदलेगा। अब मैं डरने वाला नहीं। मैं अब नाले से बाहर निकला। फिर से साफ करने में बहुत समय लग गया। उसके बाद मैं उन पेड़ों की तरफ जाने लगा। अब उन पेड़ों के पीछे से ढूंढता हुआ सामने वो पिशाच। अब मैं समझ गया ये डराएगा। मैं सीधा उस पिशाच के पास गया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो कहने लगा, तुमने मुझे गालियाँ निकाली, अब मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरी नज़र उसके गले की तरफ थी। यहाँ वो साधारण पिशाच लग रहा है, मुझे इसका जल्दी से गला पकड़ना होगा और गला पकड़ने के बाद वो चाबी खींचनी होगी जो अब नज़र नहीं आ रही। मैंने उस पर छलांग लगा दी। छलावे कमज़ोर होते हैं मैंने सुना था, लेकिन उसने जो मुझे पटका, मेरे सर पर इतनी टपलियां मारी, मेरा सर दर्द करने लगा। झापड़ मारता गया। मेरे शरीर पर फिर से बिग शो की तरह उसने वो बड़ी सी चमाट लगाई थी। दर्द सहनीय था। छाती पर बैठ गया और चमाटे लगाता रहा। मैंने तुझे दोस्त समझा था, तूने मुझे गालियां निकाली। मुझे शक हुआ था कि वो एक छलावा होगा, लेकिन तू तो सच में मुझे मारने के लिए आया है। मैंने एक तरफ पेड़ के पीछे निकला हुआ सर देखा जो छलावे का था और हंस रहा था। छलावे ने हम दोस्तों में फिर से भसड़ मचाई थी। मैं माफ़ी मांगने लगा, मेरे दोस्त माफ़ कर दे,
ये चाल है उस छलावे की, मुझे आगे जाने नहीं दे रहा। फिर वो मेरी छाती से उठा और उड़कर उसने छलावे को पकड़ लिया। छलावे को गर्दन से उसने जकड़ा था और मैंने कहा, मैं बस ये चाबी चाहता हूँ, कोई खास भसड़ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता तुम इसे मारो, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने गले से चाबी निकाली और मुझे दे दी। अब वो छलावा उस पिशाच के सामने रोने का नाटक कर रहा, मेरी तरफ देख देख हंसे जा रहा। मैं इतना शर्मिंदा था, पहली बार खुद पर इन मरे हुए जीवों को हंसते हुए देख रहा था। उसके बाद मैंने ताला खोला, वो गेट खोला, मैं आगे की तरफ गया। पीछे से गालियां निकाल रहा वो छलावा, अबे चाबी तो दे जा। मैंने चाबी नहीं दी। अब मैं और क्या करता, बस इतना सा ही तो बदला ले सकता था। फिर मैं आगे चलने लगा। आगे कई बल्ब लगे थे। डरते डरते मैं निकलता, कहीं से कोई नोचने की कोशिश करता, कहीं मुझे छिपना पड़ता, लेकिन मैं बचता बचता उस बड़े से कमरे तक पहुंचा जहां बड़ा सा थैला था और उस थैले में चमकती सोने की सिल्लियां। इतना सोना देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे सच में ईमान में फर्क पड़ गया था। वो सोने की सिल्लियों का बोरा मैंने अपने सर पर उठा लिया था, लगभग 50 किलो का होगा। मेरी पीठ अकड़ गई थी, लेकिन जो आगे जाने का रास्ता था वहां क्या मुझे कोई पिशाच चुड़ैल मिलेगी या नहीं, इसका जवाब नहीं था मेरे पास। जैसे जैसे मैं आगे जाता गया ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। वहाँ से घूमते घूमते मेरी टांगों की बस हो जाती, मैं बोरे को नीचे रखता। वो इतना भारी बोरा, इतना लंबा रास्ता और मेरी बिगड़ती हुई नीयत। 50,000 का क्या करूँगा? अगर ये सोने का पूरा बोरा लेकर मैं निकल गया ना, सारी उम्र करोड़ों में खेलूँगा। रास्ता लंबा था, बिगड़ती नीयत ने मुझे समझाना शुरू कर दिया, सोना निकाल बीच से। मैंने बोरा एक तरफ से थोड़ा सा फाड़ा, वो सोने की चमकदार सिल्लियाँ। मैंने एक एक जुराब में एक एक सिल्ली भर ली। अगर वो बोरा उन्होंने मुझसे ले ही लिया तो मैं ये जुराबों वाला बोरा भी लगभग लाखों में बेच सकता हूँ। मैं एक एक सिल्ली जुराब में भर चुका था, एक एक सिल्ली मैंने कच्छे में डाल ली। उसके बाद इसी तरह मैंने अपने कपड़े के अंदर भी वो सोने की सिल्लियाँ थोड़ी थोड़ी रख ली। बोरा इस तरह से हल्का हो गया था, लेकिन उसे सर पर रखता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे कदमों में मुझे थकान हो गई। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शरीर मेरा टूटा हुआ था। इतना वजन उठाए मैं आगे बढ़ पा रहा था। किसी तरह से उस दरवाजे के पास पहुंचा था मैं। इतनी मुश्किलों को झेलकर अंततः मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहलाने के लायक पहुंच पाया यहाँ पर। इससे पहले भूतों का सामना कभी नहीं किया था। मैं अब यहाँ पहुँच आया हूँ, सोना भी छिपा लाया हूँ। मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते बाहर से आवाज़ आई, क्या तुम हो? आ गए हो यहाँ पे? मैंने वो कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ मैं आ गया हूँ, जल्दी खोलो, मैं बोरा लेकर आ गया हूँ। तब उन्होंने वो बड़ा सा दरवाज़ा खोला। गेट नुमा वो दरवाज़ा खोलने में 15 मिनट लग गए। कंधे पर रखा हुआ था बोरा, मैं नीचे नहीं रखना चाहता था ताकि मेरी पीठ न मुड़े। कोई भी एक सिल्ली जो मैं कपड़ों में डाल पाया था वो दूसरे से ना टकराए। टन की आवाज़ आई, उन्हें शक होगा, वैसे भी इतनी भीड़ है, मुझे निकलने तो देगी नहीं, चुरा कर ही कुछ सोने की सिल्लियाँ बचा पाऊँगा मैं बाहर निकला और मेरे आने के लिए तालियां बजनी शुरू हो गई थी। वो लोग, वो तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग थे जो नाच रहे थे। वो लड़के गिद्दा डाल रहे थे, वो लड़कियां भंगड़ा डाल रही थी। कुछ एक तरफ कथकली कर रहे थे, कुछ अफ्रीकन डांस आग के इर्द गिर्द कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उल्टा पुल्टा डांस कर रहा। वो जो कुछ अफ्रीकन जैसे लग रहे थे वो आदमी गिद्दा डाल रहे थे, और जो इंडियन लग रहे थे वो अफ्रीका वाले वो पत्तों वाले कपड़े पहनकर हुला लला कर रहे थे। सब नाचे जा रहे थे। तो मैं वो सोने की सिल्लियों वाला बड़ा सा बैग लेकर सीधा आगे की तरफ गया। वो बोरे को एक पत्थर पर रखा मैंने और ठन की वो आवाज़ आई। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, काम तुमने कर दिया है, बहुत अच्छे। अब ये सोना यहाँ रख दो, इसे नहीं ले जा सकते, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अब उससे कहने लगा था,
मैं ये लेकर आया हूं, मुझे पैसे दो, मैं आगे जाना चाहूंगा। तब सब रुक गए। वो हुला लाला कर रहे और वो गिद्दा डाल रहे, सभी रुक चुके थे। एक झटके में सब मुझ पर हंसने लगे और वो गेट के अंदर से वो पिशाच, वो चुड़ैल, वो छलावा, वो काले काली परछाइयाँ सब वहाँ पर आ गए और बस हंसने की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। मैं पहले समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। सब तो नहीं मिले हुए। सब लोग वहाँ अपना चेहरा बदल चुके थे। भूत प्रेत पिशाचों का झुंड था वो जो हंस रहे थे और मैं कांपने लगा था। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बहुत मजाक बना रखा था तुमने कई जगह। वो प्रेत किसी पर हमला नहीं करते थे, बस अपनी जगह की रक्षा करते थे। तुम वहाँ जाकर पार्टी करते थे, शराब पीकर बहुत ज़्यादा नाम बर्बाद किया था तुमने कई जगह बदनामी की, कुछ अच्छे लोगों को ठगा भूतों के नाम पर। इसीलिए तुम्हें सज़ा तो मिलनी थी। यहाँ आना तुम्हारी नियति थी और ये तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। वहाँ पत्थर पर बैठकर मैं रोने लगा था। वो एक एक करके गायब होते गए और मैं रो रो कर कहता गया, पैसे तो दे जाओ। उन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मेरी खुशकिस्मती थी वो बोरा गायब नहीं हुआ, लेकिन वो बोरा खाली हो चुका था। वो कमीने सोने की सिल्लियाँ भी अपने साथ ले गए। उन्होंने उस बोरे के अंदर से वो सारी सिल्लियाँ एक तरफ ली और वहाँ से गायब हो गए। लेकिन जो सिल्लियाँ मेरे कपड़ों में थी वो पहचान नहीं पाए। वो वज़न मुझे महसूस होता गया और मैं चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा। वो वज़न के कारण शरीर टूटा जा रहा था, लेकिन मैंने बाइक भगाई, वहाँ से बहुत दूर तक निकला। खुशी थी आखिरकार। पैसे तो नहीं मिले, ठगा गया था भूतों के हाथों, लेकिन सोने की सिल्लियाँ ले आया था। जब जहाँ से किराए की वो बाइक ली थी वहाँ रोकी बाइक मैंने। वो किराया मांगने लगे, जो पैसे थे वो सब कुछ दे दिया मैंने। मेरा शरीर टूटा पड़ा था, लेकिन कपड़ों के अंदर से गोबर के उपले पत्थरों से लिपटे हुए मिले। वो सोने की सिल्लियाँ नहीं, गोबर के उपले थे जो कमीनों ने बोरा भरकर अंदर से उठवाए थे मुझसे। मुझे इतना ज़्यादा तंग किया था। मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन उसके आगे की ज़िंदगी और ज़्यादा दर्दनाक। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन जहाँ भी भूतों वाली जगह पर जाता वो झुंड वहाँ आ जाता। वो मुझे ऐसे ही तंग करते। 3 केस और पकड़े थे मैंने और वहाँ से डर कर, लड़कर, बहुत पिटाई खाकर, नंगा होकर भागा 3 जगह और काम अंततः मुझे छोड़ना पड़ा। अब मैं एक छोटा सा ढाबा चलाता हूँ और यहीं पर ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। पहले तो लोगों को ठग कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर कमाई होती थी, अब मेहनत करनी पड़ती है और मुझे भूतों ने ही सबक दे दिया है। ईमानदारी से ही कमाना चाहिए, ठग कर नहीं, वरना कोई ना कोई आता है आपको सबक सिखाने के लिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा।